हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और ट्वेल्थ क्लास की जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज आप हैं वंदे विद्यालय यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के एनसीईआरटी के सभी विषयों के जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको हम लेते हैं। तो आज हम इसी कड़ी के अंदर जो कक्षा 12 की किताब है मानव भूगोल, उसका जो लेसन 8 है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और नोट्स को लिखिएगा जो कि आपकी एग्ज़ाम के समय बहुत काम आएंगे और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड। विद्यार्थियों देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्यापार क्या चीज़ है। व्हाट इज अ ट्रेड। वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को हम व्यापार कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की हम वस्तु हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसे हम कहेंगे व्यापार। और आपसे पूछा जाए कि जो व्यापार है, ट्रेड है, वो कौन से सेक्टर के अंदर आता है, तो ये आता है थर्ड सेक्टर के अंदर। यानी कि व्यापार एक प्रकार से तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का महत्वपूर्ण आवश्यक है, होना आवश्यक है। वो कौन कौन सा है। एक तो व्यापार के लिए खरीदने वाला जरूरी है और एक है पूर्ति पक्ष, यानी कि जो कि बेचने वाला है। तो ये दो पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। व्यापार के स्तर की बात करें तो व्यापार दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम बाह्य व्यापार कह सकते हैं और राष्ट्रीय व्यापार को हम आंतरिक व्यापार कह सकते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य, उसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे हम कोई अमेरिका से चीज़ खरीद रहे हैं, चाइना को हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, किसी दूसरे देश को हम कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं या फिर आयात कर रहे हैं, तो देश से बाहर की जो भी व्यापारिक क्रियाकलाप होते हैं उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखते हैं राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय यानी कि एक ही देश के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे राजस्थान की चीज़ हैं वो मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, गुजरात की चीज़ हैं वो राजस्थान आ रही हैं, या फिर एक प्रदेश के अंदर ही जो सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब व्यापार से संबंधित हम कुछ शब्दावली का जो अध्ययन करेंगे। उस सबसे पहले जो शब्दावली आती है उसका नाम है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि व्यापार होता है जो आजकल पैसों से होता है, डॉलर से होता है, तो इनके जो पैसों के माध्यम से व्यापार होता है। लेकिन पुराने ज़माने के अंदर एक पद्धति चलती थी व्यापार की, वो थी वस्तु विनिमय। यानी कि एक वस्तु दो और उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लो। आदिम समाज में वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता था जिसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। यानी कि जैसे एक आपके पास धान है और आप धान के बदले कोई सामने वाले से कोई वस्तु खरीद रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ XYZ, आपके पास धान है, कोई भी प्रकार की चीज़ है, कोई दूसरी वस्तु है, और उसके बदले आपको जो आवश्यक लगती है उस चीज़ को खरीद ले और सामने को यदि आवश्यक है तो वो आपकी वस्तु को ले जाएगा। हालांकि अब ये पद्धति बंद हो गई, लेकिन भारत के अंदर आज भी यह पद्धति चलती है, वस्तु विनिमय चलता है। वो है जो गुवाहाटी है असम का, वहाँ पर एक मेला लगता है, उसका नाम है जोनबील मेला। जोनबील मेला असम का जो गुवाहाटी क्षेत्र है वहाँ पर जनजाति जो रहती हैं, खासी, जयंती, नागा आदि, ये जो जनजातियाँ हैं वो आपस के अंदर करती हैं। आपको बता दूं, वर्तमान समय में जो ये मेला लगता है जोनबील मेला में,
वो 3 दिन के लिए लगता है, साल में एक बार। इसके अंदर सबसे पहले मानव जाति की भलाई के लिए अग्नि यज्ञ किया जाता है, अग्नि पूजा की जाती है, उसके बाद ये व्यापार है वो शुरू किया जाता है। एक विशाल बाजार लगता है, उसके अंदर जो पहाड़ी वाले क्षेत्र वाले लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों वालों से व्यापार करते हैं, मैदानी वाले पहाड़ी वालों से व्यापार करते हैं, अनाज के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार एकमात्र ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है जोनबील मेला, जिसके अंदर आज भी वस्तु के माध्यम से विनिमय किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब आप इसको एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि व्यापार के अंदर जो एक टर्म है सैलरी। सैलरी क्या है विद्यार्थियों? सैलरी है वो सेलेरियम शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। 1 सेकेंड। हाँ, सैलरी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। सैलरी शब्द का अर्थ क्या होता था? सैलेरियम शब्द का अर्थ क्या होता था कि रोम साम्राज्य के अंदर जो सैनिक होते थे उनको अपनी सेवा के बदले नमक दिया जाता था, साल्ट दिया जाता था, और उसी से ये जो शब्द है सैलरी तनख्वाह का बन गया, मजदूरी का बन गया, वेतन का बन गया। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है। क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में बात न करके पूरी दुनिया के संदर्भ में बात करेगी, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे पहले जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक परिवहन के साधनों के अभाव के कारण व्यापार सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, क्योंकि परिवहन के साधन थे नहीं उस समय। जैसे हम पिछले ही टॉपिक के अंदर इंटरनेशनल परिवहन और संचार के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि लंबी दूरियों के व्यापार के लिए, यात्राओं के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें परिवहन का आवश्यकता पड़ती है। जैसे जल परिवहन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, वायु परिवहन, इनके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो परिवहन है वो कर पाते हैं। तो दुनिया के अंदर प्राचीन व्यापार का जो इतिहास है, इंटरनेशनल व्यापार का इतिहास है, वो तो वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उससे पहले जो दजला और फरात के मध्य ईरान वाली सभ्यता है, उसमें भी व्यापार के अवशेष मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो रेशम मार्ग का एक नाम आता है। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है, जो लंबे मार्ग के सहारे रोम, जो कि इटली में है, को चीन से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? रोम को जोड़ता है विद्यार्थियों, ये चीन से, जो ये कि रेशम मार्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला लिखते हैं। इस मार्ग से व्यापारी भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य वस्तुओं को, धातुओं को तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से रेशम का जो परिवहन होता था, इस कारण इसको नाम भी सिल्क रूट पड़ गया, रेशम मार्ग पड़ गया। रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद, रोमन साम्राज्य का विखंडन हुआ जब रोम, पूर्वी रोम और पश्चिमी रोम के अंदर बंट गया। ये घटना कब की है? 476 ईस्वी की। हालांकि उसके बाद 1453 के अंदर जो रोम का एक हिस्सा था बेंजान्टाइन साम्राज्य, उसके ऊपर भी तुर्कों का अधिकार हो गया था कुस्तुनतुनिया के अंदर 1453 के अंदर। वो कब की बात है? 1453। ओके, तो उसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय व्यापार में वृद्धि के साथ यूरोप व एशिया के मध्य व्यापार भी बढ़ा। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। यूरोप के जो देश हैं, इंग्लैंड, पुर्तगीज, स्पेन वाले, हॉलैंड वाले, फ्रांसीस लोग, इन्होंने व्यापार के लिए नए नए रास्ते खोजने शुरुआत कर, नए नए रास्ते खोजे, अपने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में एक व्यापार उभर के आता है जिसका नाम था दास व्यापार। यानी कि मनुष्यों को दास बना के उनको व्यापार करना, उनको बेचना, उनकी खरीद फरोख्त करना, और दासों से फोकट में काम करवाया जाता था, बेगार करवाई जाती थी। तो इस प्रकार जो दास व्यापार का कार्य चलता था उसे हम कहते हैं दास व्यापार। इसकी परिभाषा देखते हैं, इसको आप लिखें।
अब आता है दास व्यापार। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को, जो अफ्रीका महाद्वीप के लोग हैं, जो कि आर्थिक और विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, निर्बल लोग हैं, उनको पकड़ के बलपूर्वक बागानों में काम कराने हेतु नए मार्ग खोजे गए। देश जैसे नए मार्ग खोजे गए और उनके माध्यम से कई देश भी खोजे गए नए मार्गों के माध्यम से, जैसे अमेरिका है, हमारा इंडिया भी उसके अंदर शामिल है, कई प्रकार के देश खोजे गए। तो अमेरिका व पश्चिमी द्वीपों पर ले जाया गया उन लोगों को। और दास व्यापार की जो ये प्रक्रिया है, ये दास व्यापार का काला अध्याय है मानव जाति का, ये लगभग 200 वर्षों तक चला। अब दास व्यापार की समाप्ति कब होती है ये देख लेते हैं। दास व्यापार की समाप्ति डेनमार्क जो देश है उसके अंदर होती है 1792 के अंदर। ग्रेट ब्रिटेन जो कि इंग्लैंड है उसके अंदर 1807 के अंदर होती है, और यूएसए के अंदर होती है 1808 के अंदर। उसके पहले बहुत बड़ी मात्रा के, हालांकि अब भी चोरी छुपे दास व्यापार हो रहा है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा था 21वीं शताब्दी से पहले। तो ये कुछ डेट हैं डेनमार्क, ब्रिटेन और यूएसए के अंदर कि दास व्यापार समाप्त कब हुआ। अब आप ये भी लिख लीजिए कि इंडिया के अंदर दास व्यापार की समाप्ति कब हुई। तो इंडिया के अंदर दास व्यापार है वो 1843 के अंदर आया। दास व्यापार निवारण अधिनियम आया 1843 के अंदर, और इंडिया के अंदर भी दास व्यापार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो दास होते थे उनको बंधुआ मजदूर बोला जाता था, और दूसरे देशों के अंदर, एक देश से दूसरे देश के अंदर ले जाया जाता था, वहाँ पर इनसे बेगार करवाई जाती थी, इनको गुलाम बना के रखा जाता था। तो ये दास व्यापार का कार्यक्रम चला और उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्ति हुई। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों के व्यापार द्वारा कर व प्रतिबंध लगाए गए। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके अंदर विभिन्न देशों ने, खासकर अमेरिका ने बहुत सारे देशों के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए, उनके सामानों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाए, कर लगा दिया गया। तो इस कारण जो विश्व की आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल होने लगी, व्यापारिक जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ गई, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध बढ़ गए, इसलिए देशों के मध्य व्यापार की जो क्रिया है वो भी बंद होने लगी। इससे उबरने के लिए विश्व युद्धों के बाद एक संस्था का गठन किया गया, एक समझौता का गठन किया गया, और उस संस्था का नाम था GATT, गाट, व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस प्रकार की संस्थाओं ने व्यापार शुल्क को घटाने में मदद की। यहाँ पे हमने बढ़ाने का लिख दिया है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख लेना आप, घटाने में मदद की। किसके अंदर मदद की? इन्होंने घटाने के अंदर मदद की। घटाने में किसने? GATT ने। अब GATT संस्था बन गई और उसके बाद ये संस्था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, तो एक संस्था और बनाएगी जिसका नाम है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी तक अस्तित्व के अंदर है। गाट के सदस्यों को मिला के ही WTO का गठन किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है और ये क्यों आवश्यक है, इस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, जो कि विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। इसके और भी कई सारे कारण हैं क्यों बढ़ावा मिलता है इसको, क्यों अभी तक अस्तित्व में है। क्योंकि ये लोगों की, देशों की विदेश नीति का हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और वर्तमान विश्व की मांग भी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए इंटरनेशनल जो ट्रेड है अभी तक अस्तित्व के अंदर है। विभिन्न देश जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण प्रयोग में लाते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ,
परिपूर्वकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। विश्व का जो आर्थिक संगठन है WTO, उसका आधार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दो देशों के मध्य, दो ही क्या विभिन्न देशों के मध्य जो इंटरनेशनल व्यापार है वो उनकी विदेश नीति से संबंधित है, उनकी विदेश नीति का हिस्सा है वो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। ओके, इसको लिखिए आप। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? किस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, क्यों होता है? प्रश्न आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, फंडामेंट क्या है, तो आप लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता होना, यानी कि भौगोलिक संरचना, खनिज, जलवायु, ये अलग अलग देशों की अलग अलग होती। कुछ जनसंख्या का कारक पड़ता है, सांस्कृतिक कारक मान लो, जनसंख्या का आकार मान लो, आर्थिक विकास की अवस्था होती है, विदेशी निवेश की सीमा, परिवहन आदि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण आधार है। ओके, अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले आप ये लिखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे पहला जो आधार आता है वो है आर्थिक राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। ये यानी कि खनिज, कहीं पे अलग खनिज है, कहीं पे दूसरे खनिज पाए जाते हैं, तो सभी जगह तो एक जैसे खनिज पाए जाने हैं नहीं, तो इस प्रकार खनिजों की भिन्नता है। जलवायु की है, कहीं पे उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कहीं पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कहीं पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो जलवायु का आधार पर, जलवायु के आधार पर वनस्पति भी अलग होगी, कृषि भी अलग अलग हो जाएगी, तो उस आधार पर भी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जनसंख्या का कारक, सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या का आकार कैसा है, जैसे भारत और चाइना जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश विकासशील देश है, और भारत जो विकासशील देश है वो दुनिया के विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार का काम करता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन की जो खपत होती है यहाँ पे, तो जनसंख्या का आकार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। आर्थिक विकास की अवस्था, यानी कि एक देश विकासशील है या विकसित। विदेशी निवेश की सीमा, यानी कि दूसरा देश किसी विकासशील देश के अंदर, विकसित देश किसी विकासशील देश के अंदर कितना निवेश कर रहा है, कितना औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। और लास्ट के अंदर परिवहन आ जाता है। परिवहन तो आपको पता ही है, पढ़ ही चुके हैं पहले। परिवहन तो बहुत महत्वपूर्ण आधार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, बिना परिवहन के तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण आधार है, आप इसको लिख लेना। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे डीप से। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। जैसे भौतिक संरचना की बात करते हैं हम, भौगोलिक जो संरचना है, खनिज संसाधनों तथा धरातलीय भिन्नता फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। यानी कि भौगोलिक संरचना के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में अलग फसलें होती हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग फसलें होती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति और फसलें पाई जाती हैं, अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर भी ये विविधता सुनिश्चित होती है। निम्न भूमियों, यानी कि जो मैदान है, प्लेन है, उनके अंदर कृषि कार्य व उच्च भूमि के अंदर जो पर्वत हैं पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण आधार हो गया। अगला है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या है? खनिज संसाधनों का वितरण असमान है। खनिजों की उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। जैसे कोयला है, एक देश के अंदर कोयला हो रहा है, दूसरे देश के अंदर कोयला नहीं उत्खनन होता या फिर उसकी कमी है। जैसे अभी इंडिया के अंदर जो पोटास का खनन है वो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, बल्कि के अंदर नहीं खुदाई होती उसकी, तो हम बहुत सारा पोटास है वो कहाँ से भी आयात करते हैं, चाइना से आयात करते हैं। यूरेनियम है, विभिन्न प्रकार के, जैसे राजस्थान के अंदर बहुत लगभग 80 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो हम इनका निर्यात भी कर सकते हैं। मकराना, मार्बल, पत्थरों का, विभिन्न प्रकार के रत्नों का हम निर्यात करते हैं राजस्थान से।
लोहे का निर्यात करते हैं इंडिया से। तो इस प्रकार से जो खनिज संसाधन है वो भी अलग अलग राष्ट्रों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाए जाते हैं। इस कारण ये भी औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। अब देखते हैं जलवायु। जलवायु की भिन्नता अलग अलग उत्पादों को सुनिश्चित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जो ऊन उत्पादन है वो ठंडे क्षेत्रों के अंदर ही ज़्यादा होता है। केला, रबड़ तथा कहवा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ही उग सकते हैं। तो इस प्रकार जलवायु भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण आधार है। अगला देखते हैं जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक क्या है? किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, वितरण और उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। कैसे? कि भाई एक जनसंख्या का जो आकार है, एक देश की जनसंख्या का आकार है वो बहुत बड़ी मात्रा में, तो वहां पर जो खपत है वो भी क्या बड़ी मात्रा में होगा, उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा। तो बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है वो दोनों प्रकार से सक्षम हो सकता है, उत्पादन की दृष्टि से भी और एक बड़े बाजार की दृष्टि से भी, उपभोक्ता की भी दृष्टि से भी। ओके, अगला कारक है आपका सांस्कृतिक कारक। कुछ देश अपनी विशिष्ट संस्कृति व कला शैली के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं। ओके, तो उन सांस्कृतिक शैली के कारण, कला के कारण, भिन्नता के कारण अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग सामग्रियां, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं निर्यात होती हैं। जैसे चीन में चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसको जो पार्सलीन कहलाते हैं, बूटेदार कपड़ा है जिसको हम ब्रोकेड कहते हैं, ईरान की जो कालीन है, उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का जो व्यापार है, इंडोनेशिया के जो छींट वाले वस्त्र हैं जिसको हम बटिक बोलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का आकार। सघन जनसंख्या वाले देशों में अधिक मांग के कारण आंतरिक व्यापार अधिक और बाह्य व्यापार कम होता है। ये तो ऑब्वियसली सामान्य सी बात है, भाई आंतरिक व्यापार तो अधिक होगा और बाह्य व्यापार क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उस देश की जनसंख्या की मांग ही इतनी है कि वो बाह्य व्यापार करने से ज़्यादा आंतरिक व्यापार करने पे मजबूर होगा। उसकी मांग ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो जो भी उत्पादन करेगा, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, उतना ही उसकी जनसंख्या उसको ग्रहण भी कर लेगी, उसकी खपत ही कर लेगी। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं के मांग को प्रभावित करता है। अब अगला पॉइंट एक और है, उसका नाम है आर्थिक विकास की अवस्था। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तु के प्रकार में भी बदलाव आता है। जैसे कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में कृषि उत्पादों का व्यापार होगा, जबकि औद्योगिक राष्ट्रों में मशीनरी व निर्मित उत्पादों का व्यापार किया जाता है। तो आर्थिक विकास है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा का अर्थ क्या है? जो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देता है। कैसे? जिन देशों में विकास के लिए पूंजी का अभाव है, उन देशों के अंदर दूसरे देश आएंगे, विकसित देश आएंगे और अपने द्वारा कोई फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, व्यापार के अंदर निवेश करेंगे। उससे विकासशील देशों के अंदर भी औद्योगिक विकास हो पाएगा। उसके लिए वो पूंजी उपलब्ध कराते हैं, पैसे उपलब्ध करवाते हैं, संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। आगे देखिए, साथ ही औद्योगिक देश जहां ये आद्य पदार्थ नहीं है, खाद्य पदार्थ हैं, ये खाद्य पदार्थ हैं। ओके, खाद्य पदार्थों खनिज का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार का निर्माण करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा परिवहन। परिवहन का क्या है?
परिवहन का मतलब क्या है? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ले जाना, खरीदना, बेचना, आयात और निर्यात करना। परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है। बिल्कुल सही बात है। परिवहन के रास्ते परिवहन के रास्ते ही हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामानों को भेज सकते हैं, ला सकते हैं। तो परिवहन के सस्ते, सुलभ व सुनिश्चित साधनों के विकास के कारण विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला है। रेल परिवहन हुआ, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल, पार महाद्वीपीय, ट्रांस महाद्वीपीय जो परिवहन है, रेल मार्ग है। हमने पिछले में पढ़ा कि दुनिया का सबसे जो लंबा ट्रांस जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन। इसी प्रकार हमने समुद्री मार्ग, सबसे व्यस्तम उत्तरी अटलांटिक वाला समुद्री मार्ग, आंतरिक व्यापार में राइन मार्ग वाला सबसे महत्वपूर्ण और बिजी समुद्री मार्ग है, वायु परिवहन है। इनके कारण व्यापार का विस्तार हुआ। प्रशीतकों यानी कि फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, परिरक्षणों के बेहतर साधनों के कारण व्यापार का स्थानीय विस्तार हुआ है। जल्दी नाशवान जो मोर्टल वस्तुएं हैं उनको हम वायु परिवहन के द्वारा भेज सकते हैं, रेल के माध्यम से। समुद्री जो बड़े बड़े विशाल आकार के जहाज है उसके कंटेनरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करके हम परिवहन करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष क्या है। पक्ष का मतलब क्या है कि वो किन आधारों पर, किन पक्षों के अंदर व्यापार बढ़ता है, व्यापार होता है। तो सबसे पहले व्यापार का परिणाम देख लो कि वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, किस प्रकार है, व्यापार का संयोजन कैसे हो रहा है, व्यापार की दिशा क्या है। तो इस आधार पर ये प्रमुख पक्ष हो जाते हैं। इन आप तीनों को आप नोट कर लेना। आगे बढ़े, आगे हम देखेंगे व्यापार का संतुलन, यानी कि व्यापार का संतुलन किस प्रकार होता है। संतुलन का मतलब क्या किसी देश के पक्ष में व्यापार हो रहा है, क्या किसी देश का जो निर्यात है वो आयात से ज़्यादा है, या फिर आयात निर्यात से ज़्यादा है, क्या वो ऋणात्मक में है, प्रतिकूल में है, या फिर वो व्यापार अनुकूल में है। दो प्रकार का व्यापार संतुलन होता है, एक होता है धनात्मक व्यापार और एक होता है ऋणात्मक व्यापार। उसको हम देखेंगे अभी। तो ये है व्यापार संतुलन। बढ़े आगे। ओके, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों के द्वारा व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात व निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, माप और परिणाम का लेखा जोखा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई व्यापार किसी देश के पक्ष में हो रहा है या फिर प्रतिकूल हो रहा है, इसका परिणाम क्या निकला, क्या उस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आई या फिर जो राष्ट्रीय पूंजी है वो दूसरे देश के अंदर गई। दो प्रकार का व्यापार होता है, दो प्रकार का व्यापार संतुलन होता है। एक तो होता है धनात्मक अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल जो कि ऋणात्मक होता है। यदि एक देश में निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो तो यह अनुकूल या धनात्मक संतुलन कहलाता है, और प्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है इसको देखते हैं। प्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार है वो क्या है, वो ये है कि यदि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसे प्रतिकूल व्यापार कहेंगे। कैसे? मान लो इंडिया है वो चाइना से लगातार वस्तुओं का आयात कर रहा है, तो इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, इंडिया का जो संसाधन है वो दूसरे देशों के अंदर तो नहीं जा रहा।
दूसरे देशों का संसाधन इंडिया के अंदर आ रहा है, चाइना का भारत के अंदर आ रहा है, चाहे अमेरिका का भारत के अंदर आ रहा है, तो ज़्यादा लाभ किसको हुआ? दूसरे देश को हुआ, बाहरी देश को हुआ, विदेश को हुआ। इंडिया को क्या मिला? इंडिया को क्या मिला? इंडिया का जो उत्पादन है, इंडिया की जो जनसंख्या है, उसको तो लाभ नहीं मिलेगा उससे। दूसरे देश की जनसंख्या को लाभ मिलेगा, वहाँ की सरकारों को, वहाँ के वित्त संसाधनों को लाभ मिलेगा। तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों के अंदर बांटते हैं। एक होता है द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एक होता है बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वो क्या है, इनको देखते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लेना भले ही। ये जो व्यापार का प्रकार है बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार टिक कर लें आप, इनको इम्पोर्टेंट कर लें इनको, ये महत्वपूर्ण है। 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है द्विपार्श्विक व्यापार और एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है। द्विपार्श्विक व्यापार का अर्थ क्या है? 2 देशों के मध्य आपस में होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। 2 देशों के मध्य जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। ओके। और बहुपार्श्विक व्यापार क्या है? जब 2 या 2 से अधिक देशों या बहुत सारे देशों द्वारा एक संगठन बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर व्यापार किया जाए तो उसे हम कहते हैं बहुपार्श्विक व्यापार। उसके अंदर कुछ व्यापारिक देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, एक ऐसा देश होता है, एक देश या फिर 1-2 देश होते हैं जो व्यापारिक देशों को, कुछ व्यापारिक देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति प्रदान करता है। आगे बढ़े, अब देखते हैं मुक्त व्यापार क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड अलायंस क्या होती है, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। आपको पूछ ले कि व्यापार उदारीकरण क्या होता है, तो भी आप यही बताएंगे जो मुक्त व्यापार की परिभाषा है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। ओके। मुक्त व्यापार के अंदर क्या होता है कि मुक्त व्यापार का जो कार्य होता है, व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध होते हैं, बैन लगे होते हैं, उनको हटाना, अवरोधों को हटाना। जो सीमा शुल्क लिया जाता है जिसको हम टेरिफ बोलते हैं, अभी आपने टेरिफ बहुत सुना होगा, अमेरिका के संदर्भ में टेरिफ लगा रहे है ना, हर दुनिया के हर देश पे बोल रहा है कि मैं 100% टेरिफ लगा दूंगा, 200% टेरिफ लगा दूंगा। तो वो सीमा शुल्क होता है एक प्रकार से। किसी देश की चीज़ मान लो 1 रुपये के अंदर जा रही है दूसरे देश के अंदर, तो वो निर्धारित शुल्क लगाता है, जैसे 10%, 20% या फिर 100% मान लो, तो 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में हो जाएगी बढ़ के। तो इस प्रकार ये सीमा शुल्क होता है। तो उस सीमा शुल्क को घटाना, उनको कम करना, सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करना, उसको बोलते हैं हम मुक्त व्यापार। अगला है हमारा डंप करना। यह है डंप करना, इसका नाम है डंप करना। ये जो आगे पढ़ेंगे अभी, ये है डंप करना। डंप करना क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। अभी आप इसको लिखो, तब तक मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ आपको कि लागत की दृष्टि से ही नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तुओं को 2 देशों में विक्रय करना, बेचना क्या कहलाता है? डंप करना कहलाता है। ओके। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, डंप करना को लिखो कि लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की वस्तु को 2 देशों में विक्रय करना, बेचना, एक्सपोर्ट करना की जो प्रथा होती है उसको हम बोलते हैं डंप करना। छोटी सी परिभाषा है, इसको आप डंप करना लिख लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पे
ऊ लिख दिया होगा शायद, तो इसको लिख लो आप डंप। ओके, एक मिनट, 1 सेकेंड। यस, डंप करना। ओके, डंप करना, डंप। यस, अब बढ़ते हैं। जो अगला शब्द है उसका नाम है गाट, GATT, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ, ट्रेड एंड टेरिफ। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई सन 1948 के अंदर, विश्व युद्धों के बाद इसकी स्थापना हुई। क्यों हुई थी? सीमा शुल्कों को कम करना हो, व्यापार को विस्तृत करना हो। तो 1948 के अंदर विश्व को उच्च सीमा शुल्क तथा प्रतिबंधों से मुक्त कराने हेतु एक संस्था का गठन किया गया, एक संगठन का गठन किया गया, समझौता किया गया। उसका नाम था GATT, यानी कि गाट। ओके, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है, अब देखो गाट कई सालों तक चला। शुरुआत के अंदर जो इसके अंदर 23 सदस्य भी थे, बढ़िया अलाइंस बनी, और इसने ये थोड़ा सुधार किया भी सीमा शुल्कों के अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। जैसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह राष्ट्र संघ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ आया, उसी प्रकार GATT की जगह एक नया संगठन बनाया गया विश्व के स्तर पर, जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। सन 1948 में स्थापित गेट के स्थान पर जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। इसकी डेट भी याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है विश्वव्यापी व्यापार जो तंत्र है, सिस्टम है, उनको नियमों के अंदर बांधना, उनके लिए नियम बनाना, उनके अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए देशों के मध्य, इसके सदस्य देशों के मध्य, तो उन विवादों का निपटारा भी कौन करता है? WTO करता है। ओके, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का देशों के लिए लाभदायक होना या हानिकारक होना। पतनों का प्रकार पढ़ेंगे, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन। तो इस प्रकार से हम पतनों को पढ़ेंगे। अवस्थिति के आधार पर पतन क्या होते हैं? पतन यानी पोर्ट्स, बंदरगाह। ठीक है, इस प्रकार हम आगे अगली क्लास के अंदर इस पार्ट को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको बहुत ही ढंग से रिवाइज करना, इसको पूरा ढंग से इसको पढ़ना है। इसके बाद हम आगे अपनी अगली क्लास लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये विद्यालय का ही है, गवर्नमेंट स्कूल का ही चैनल मान सकते हैं आप, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नाम है वंदे विद्यालय। इसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट डाला जाए, ताकि विद्यार्थी घर पे भी बैठ के रिवाइज कर पाए, फ़ायदा ले सके। बाकी मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि आप इन लिखाए गए नोट्स को पूरी तरह से लिखिए। मध्यावधि अवकाश के बाद इनको पूरी तरह से चेक किया जाएगा, और इसका एक बार हम रिवीजन अवश्य करेंगे। लेकिन लिखने का कार्य है वो अभी इस ई कंटेंट के माध्यम से ही आप करेंगे। ओके विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।